हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने गीतांग छठी क्लास में। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे तो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट को कैसे लिखते हैं और उसका क्या डेफिनेशन है, उसमें कौन कौन से सिंबल है, तो इन सभी बातों का हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हमने बहुत ही इजी स्टेप में एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट को डिफाइन किया है, डिस्कस किया हुआ है। ये जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो के ही बेस पे बनाया गया है, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल बातें समझाई गई है और उसी का हम इस वीडियो में एग्जाम्पल देने वाले हैं। और चैप्टर 2 जो है ये एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट पे ही बेस है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो आइए हम देखते हैं आज का एजेंडा क्या है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे बहुत सारे अप्रोच जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, हमारे रियल लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम है, उन सबको हम कितने अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम दोनों अप्रोच, 2-3 अप्रोच को कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ, तो हम इन सबको समझेंगे कि कौन कौन से अप्रोच हैं। और ये जो है इसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके इन अप्रोच को समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये जो अप्रोच है और जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का जो बेस है वो है एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम यूज करके एंड फ्लो चार्ट यूज करके हम इन दोनों मेथड को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम एल्गोरिदम से भी सॉल्व करेंगे एंड फ्लो चार्ट से भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है इसको समझना। जब आप इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों मेथड से, तो आपको कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम मोटा मोटी बता दें कि जो हमारा चैप्टर 2 है इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कौन कौन से अप्रोच हैं इसको हम देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कोई सा भी प्रॉब्लम है उसको हम 3 अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से वो अप्रोच है। तो जो सबसे पहला अप्रोच है वो है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा उसको अगर हम सिक्वेंशियल वे में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहेंगे। यानी जो प्रोग्राम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और वो स्टार्टिंग से एंड तक एक ही वे में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसे प्रोग्राम को हम सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे रन हो रहा है। रन होने का मतलब क्या है कि वो सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू उस प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले एक टास्क 1 है, जो प्रॉब्लम पहला है वो सॉल्व हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उसका रिजल्ट शो हो गया। फिर दूसरा प्रोग्राम चला, दूसरा कोड चला, दूसरे कोड चलने के बाद क्या हुआ, फिर वो टास्क दूसरा है जो सेकंड नंबर टास्क है वो एग्जीक्यूट हुआ। और कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर दूसरा रिजल्ट आ गया, यानी कि ये एक सीक्वेंशियल वे में चल रहा है। टास्क 1 वो कंप्लीट हो गया, टास्क 2 वो कंप्लीट हो गया, टास्क 3 वो कंप्लीट हो गया। यानी कि एक प्रोग्राम में जितने भी टास्क है वो बारी बारी से सभी एग्जीक्यूट करते जाएंगे और एक ही वे में जाएंगे, तो वैसे प्रोग्राम को हम सिक्वेंशियल प्रोग्राम कहते हैं। और हम इन सबको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को एक एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग का मतलब बता रहे हैं कि ये क्या होता है। वैसे जब हम एक एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो प्रोग्राम स्टार्टिंग से एंड तक जो एक डायरेक्शन में जाता है वैसे प्रोग्राम को हम सीक्वेंशियल प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम, एक ही डायरेक्शन में वो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो आगे पीछे भी स्टेटमेंट रन करते हैं, तो बट
सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में एकदम से सीधा ही जाएगा, एक के बाद एक हमारा प्रोग्राम रन करेगा, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन रन करेगा, कोई बीच में दूसरा या तीसरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो वैसे मेथड को हम सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है यानी कि जो CMD होता है, उसमें क्या होता है कि हम एक लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर तीसरे लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे हम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वो भी एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है, यानी कि वो एक बार में एक लाइन को ही कंप्लीट करेगा और वो जैसे टास्क कंप्लीट होगा फिर दूसरा टास्क देंगे, फिर थर्ड टास्क देंगे, तो वो होता है हमारा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। डिसीजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई फैसला लेना, यानी कि यस नो ऐसी कोई डिसीजन लेने वाली जो प्रोग्राम होता है वैसे को हम डिसीजन प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। जैसे कि मैं बात करूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमें खेलने जाना है, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं हमें टीवी देखना है। ठीक है, तो अब क्या है कि एक कंडीशन आती है कि जैसे कि बादल है, अगर बरसात हो रहा है तो क्या होगा, तो हम घर में बैठ के टीवी देखेंगे। अगर बरसात नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो हम बाहर जाकर फील्ड में जाकर फुटबॉल खेल सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बरसात होने की, अगर बरसात हो रही है, अगर बरसात नहीं हो रही है, ये दो कंडीशन है। तो कंडीशन में क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर बरसात नहीं हो रहा है तो हम फुटबॉल खेलने चलेंगे, अगर बरसात हो रही है तो हम घर में बैठ के टीवी देखेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो कोई भी डिसीजन होता है तो वो दो ही पार्ट में होता है, एक होता है ट्रू पार्ट और दूसरा होता है फॉल्स पार्ट। या फिर आपको चॉइस करने के लिए दिया जाएगा, बहुत सारा आपको पास ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए। तो जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आगे का प्रोग्राम रन करेगा, आगे आप काम करोगे। ठीक है, तो वैसे प्रोग्राम को हम डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। और जो हमारा थर्ड नंबर जो है वो है इटरेटिव प्रोसेसिंग। तो हम इटरेटिव प्रोसेसिंग एंड डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, इन दोनों को हम एक प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल रूप समझने के लिए हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, जो क्या है, प्रिंट 10 नेचुरल नंबर। प्रॉब्लम को पहले समझना चाहिए। देखो, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम रन करा रहे हो या फिर कोडिंग कर रहे हो या फिर उसका सॉल्यूशन ही तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन तैयार करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है कि प्रिंट 10 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है इसे समझते हैं। नेचुरल नंबर आप जानते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक होता है नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 10। ओके, कंडीशन हमारा है 10। हमें कितने रखने हैं? 10 ही रखने हैं, ज़्यादा हमें नहीं रखना। तो आइए हम इसको एक सॉल्यूशन करते हैं पहले, फिर हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। ओके, ये हमें पता है क्योंकि नेचुरल नंबर का फीचर ही है कि वो 1 से स्टार्ट होगा। बट इसका लास्ट लिमिटेशन क्या है, तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट तक होता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रीड करें तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि हमें कितने प्रिंट कराने हैं, तो 10 ही कराने हैं। तो 10 कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें अब क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि हमें 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले कराने हैं मॉनिटर पे। ये हमारा मेन टास्क है। अब हम कैसे करेंगे, तो हाँ, ये हम एक पहले डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। पहले तो डिस्प्ले पे कैसा रन होना चाहिए, तो पहले 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ इस तरह से प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, पहले हम जब भी आप प्रोग्राम
कोडिंग करें तो पहले क्वेश्चन को समझ ले। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले कॉपी पे उसका एक एक्सपेक्टेड आउटपुट डिफाइन कर लें। जब हमें आउटपुट पता रहेगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करेंगे। तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए कुछ इस तरह से दिखना चाहिए 1 से लेकर 10 तक। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो स्टार्टिंग के लिए अब हम क्या करेंगे कि कोई एक बॉक्स रखेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में हम क्या करेंगे 1 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, जिसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, नाम मान लेते हैं कि इसका नाम हो गया नंबर 1 N1। ठीक है, अब क्या है, तो अब इसमें हम एक रिलेशनशिप ढूंढते हैं कि आखिर ये जो हमारा प्रिंट आउट हुआ है ये क्या है। तो 1 2 3 4 5 इसमें आप देखेंगे कि एक पैटर्न दिख रहा है, जो हर नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो एक उससे बड़ी संख्या है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो एक बॉक्स में हमने 1 रखा है स्टार्टिंग नंबर, अगर हम इस 1 में 1 ऐड कर दे और उसको प्रिंट करा दे तो 2 हो जाएगा। फिर हम उसको 1 ऐड कर दे तो 3 हो जाएगा। फिर हम 1 ऐड कर दें तो फिर क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें हमने क्या किया +1 कर दिया। ठीक है, +1 करने के बाद क्या हुआ कि 2 नंबर आ गया। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इस नंबर है फिर हम इसमें +1 कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर में +1 कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हर स्टेप पे +1 हम अगर करते जाएं और एक दूसरे को प्रिंट कराते जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा सीरीज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने +1 किया, हर स्टेप पे हम +1 करते जाएंगे तो हमारा 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो हमने ये समझा कि अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम रख लेंगे किसी बॉक्स में जिसका नाम है N1। अब क्या करना है कि N1 में 1 से प्लस करेंगे और इसको हम क्या करेंगे प्रिंट करा देंगे। और इसको हम कब तक प्रिंट कराएंगे, तो कंडीशन ये है कि जब तक N1 हमारा यानी कि ये जो बॉक्स है जिसका नाम N1 है, N1 हमारा लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि जब तक ये 10 से छोटी है या 10 के बराबर है तभी तक हम क्या करेंगे इसको प्रिंट कराएंगे। और जैसे ही हम प्रिंट करा देंगे जब ये 10 से बराबर हो जाएगा तो भी प्रिंट होगा। और जैसे ही यहाँ पे 11 होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम यहाँ से 10 + 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 11। तो 11 को हमें प्रिंट नहीं कराना है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि हमें लास्ट 10 को ही प्रिंट कराना है। तो जैसे ही 11 होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, फेल हो जाएगा, यानी कि हमारा डिसीजन जो होगा वो होगा नो। अब हमें इस काम को नहीं रिपीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उतने पे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक तो डिसीजन है, डिसीजन क्या है कि ये कहाँ तक लास्ट प्रिंट करे, तो 1 से लेकर 10 तक, यानी N1 की जो वैल्यू है वो लास्ट कहाँ तक रहे 10 तक रहे, उससे ज़्यादा ना रहे। ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, तो ये क्या हो रहा है कि हमने एक ही काम को बार बार रिपीट करना है, सब बार बार एक नंबर को ऐड करना है, फिर बार बार इसको प्रिंट कराना है। तो एक ही काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट करने को ही हम यहाँ पे बोलते हैं इटरेटिव प्रोसेसिंग। ओके, ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर हम कोई बार बार यानी कि लूप लगा दिए हैं, कोई भी काम को हम एक स्पेशल कंडीशन तक बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो वैसे स्टेटमेंट को हम लूप कहते हैं। ठीक है, और भी हम टेक्निकल वर्ड में हम समझेंगे कि लूप क्या है, रिकर्सन क्या है, फंक्शन प्रोग्रामिंग क्या है। तो इन सभी को हम अभी समझेंगे जब हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रामिंग होता है उसे हम सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं या सीक्वेंशियल अप्रोच कहेंगे, जो जिसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, स्विचिंग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो वो जो होता है वो होता है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट जो है इटरेटिव प्रोसेसिंग, यानी कि एक ही काम को बार बार रिपीट किया जाए किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे या फिर किसी स्पेसिफिक पैटर्न पे, तो वैसे प्रोग्राम को हम इटरेटिव प्रोसेसिंग कहते हैं। आइए हम इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट हमने पिछले वीडियो में समझा दिया है और हर एक सिंबल का स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिसको भी हमने पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उसे देख लें। चलिए हम इसको एक ब्रीफ में समझा देते हैं। यहाँ पे ये जो ओवल शेप है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप। इसका मतलब क्या है कि ये एक टर्मिनल की तरह काम करता है। टर्मिनल जो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है और एंडिंग पॉइंट को बताता है। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देखेंगे कि फर्स्ट में हमने जिस शेप्स का यूज किया है उसी शेप्स को हमने नीचे भी यूज किया है, यानी कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है ये होता है पैरेललोग्राम, जिसका काम क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट को बताना। ठीक है, या तो इनपुट होगा इसमें या तो आउटपुट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने नंबर 1 लिया, जैसे कि हमने अभी समझा था कि हमें क्या करना है प्रोग्रामिंग में कि 1 से 10 तक प्रिंट करना है। तो हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने 1 इनिशियली रख दिया, स्टार्टिंग में हमने 1 रख दिया या फिर कीबोर्ड से हमने n1 दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट, कीबोर्ड से हमने इनपुट में n दे दिया। तो यहाँ पे इनपुट का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, पैरेललोग्राम का हमने यूज किया। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है डायमंड शेप। ठीक है, डायमंड शेप का काम क्या है, डिसीजन लेना। ठीक है, डिसीजन लेना। तो डिसीजन में क्या होगा कि यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या नंबर लेस देन इक्वल टू 10, क्या नंबर जो है 1 से छोटा है, 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। तो अभी हम ऊपर देखें कि इनपुट में अभी हमने क्या किया है, तो n1 रखा है, यानी कि नंबर 1 10 से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे आप एरो देखेंगे, एरो क्या बता रहा है, तो एक सीक्वेंस बता रहा है, फ्लो बता रहा है कि हमारे प्रोग्राम का कैसा फ्लो होगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन पे आएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाइल जब तक नंबर 10 से छोटा है या उसके बराबर है तब तक आप इसको रिपीट कर सकते हो, यानी कि इटरेटिव यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ट्रू है और यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होता है तो अब कहाँ आएगा, तो प्रिंट नम, यानी कि नम में क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे आउटपुट भी एक जनरेट करते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया आउटपुट और यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1, यानी कि नम में क्या है, 1। अब यहाँ ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट नम, तो ये जब चलेगा तो क्या होगा, नंबर प्रिंट होगा और ये आउटपुट हो रहा है। जब हम डिस्प्ले पे कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज कर लें, पैरेललोग्राम, जो कि आपने यहाँ पे भी देखा था कि हमने इनपुट में भी यूज किया है और आउटपुट पे भी यूज किया। तो जब ये आउटपुट कर देगा नंबर 1 की वैल्यू, तो नंबर 1 में अभी फिलहाल 1 है तो ये 1 प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद आप डायरेक्शन देख सकते हैं एरो की, तो वो किधर है, नेक्स्ट बॉक्स पे। तो ये जो है स्क्वायर बॉक्स ये है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। इसका काम क्या है, प्रोसेसिंग को दिखाना। ठीक है, प्रोसेस को दिखाना, यानी कि इंटरनली ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो नम इक्वल टू नम प्लस 1, यानी कि नम में जो वैल्यू है उसमें एक और ऐड करो और फिर जो भी रिजल्ट आए फिर उसको नम में स्टोर कर दो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि नम में अभी क्या है, तो नम में अभी है 1 और 1 और ऐड हो गया प्लस 1, कितना हो गया यहाँ पे, तो 2 हो गया और 2 अब क्या हो गया, तो फिर से नम में रख दो। ठीक है, यानी कि नम एक बॉक्स की तरह है जिसमें हम कोई भी सामान को रख सकते हैं। तो नम में जो वैल्यू है उसको फिर 1 से ऐड किए और जो भी रिजल्ट आया फिर हम नम में रख दिए। तो अब नम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 से हटके 2 हो चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब फिर ये कंडीशन फिर चेक करेगा, व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये जो नंबर की वैल्यू है
वो 10 से छोटी या बराबर है, तो हाँ यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो ट्रू हो रहा है तो क्या करें, फिर नम को प्रिंट कर दो, नम प्रिंट होगा क्योंकि ट्रू हो रहा है तो ट्रू वाला कंडीशन चलेगा। तो ट्रू जैसे ही होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि 2 प्रिंट कर देगा। जैसे 2 प्रिंट करेगा फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, और नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेसिंग नम प्लस 1, यानी कि नम में अब कितना है 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और फिर नम में इसे रख दो जो भी रिजल्ट आया, तो अब हम इसमें 3 रख देते हैं। ठीक है, तो अब नम की वैल्यू कितनी हो गई 3। ओके, और जैसे ही 3 हो गया फिर कंडीशन आएगा क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन यहाँ है, और फिर चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या होगा कि क्या नम की वैल्यू 10 से छोटी और बराबर है, तो हाँ, तो फिर कंडीशन ट्रू होगा। तो ये कब तक चलते जाएगा, जब तक ये 10 के बराबर ना हो जाए। यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है, अगर हम केवल लेस देन रखते तो यहाँ पे हमें 11 लिखना पड़ता, यानी कि 11 से छोटी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू इसलिए लगाया गया है ताकि 10 तक चले। ठीक है, तो ये यहाँ तक चलेगा, लास्ट ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये बार बार रिपीट होते रहेगा। इसी को हम बोलते हैं इटरेटिव प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमारा कोडिंग है ये हमेशा बार बार रिपीट होते रहे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंडीशन जो है वो हम कभी गलत दे देते हैं, जिसके कारण ये जो लूप है, जो इटरेटिव प्रोसेसिंग है, ये इनफिनाइट में फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या कर लिया, 8, 9 एंड लास्ट 10 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट 10 पे समझ लेते हैं। तो अभी नम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 10। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, चेक होने के बाद क्या हुआ कि क्या ये 10 के बराबर है, तो हाँ, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका है। और प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर नम असाइन नम प्लस 1, नम के जो 10 वैल्यू है 10 में 1 ऐड करो, और फिर जो भी रिजल्ट आए फिर नम में रख दो। अब कितना हो चुका है 11। अब टोटल नम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 11। अब क्या हुआ, फिर कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन चेक करते वक्त अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नंबर की वैल्यू है क्या वो 10 से छोटी है, तो नहीं। क्या वो 10 के बराबर है, नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। अब फॉल्स होगा तो अब ये सारे स्टेटमेंट जो है ये अब यहाँ पे नहीं चलेंगे। अब क्या होगा कि अब यहाँ से आएगा, अब क्या प्रोसेस है, तो अब डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पे स्टॉप, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकल चुके हैं, हमारा पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। तो ये प्रोसेस हुआ। तो प्रोसेस में क्या हुआ, तो जो हमारा क्वेश्चन था प्रिंट 10 नेचुरल नंबर, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो मिल चुका है 10 नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो हमने इस छोटे से प्रोग्राम में क्या क्या समझा। डिसीजन प्रोसेसिंग क्या होता है, तो डिसीजन का मतलब है कि कंडीशन लगाना, और डिसीजन को हम डायमंड शेप से डिनोट करते हैं। और डिसीजन में क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी कंडीशन चेक की जाती है। ओके, और फिर इनपुट आउटपुट के लिए है। अगर आप फ्लो चार्ट के सिंबल में कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप पिछले वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें। तो हमने यहाँ पे सारे ये कंडीशन जो अप्रोच है उसको हमने समझ लिया है। यहाँ पे मैंने फ्रेश कर दिया, आप यहाँ पे देख ले। जो फ्लो चार्ट है इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो एल्गोरिदम को सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट करने को ही हम फ्लो चार्ट कहते हैं, जिसमें टर्मिनल होता है, इनपुट आउटपुट डायग्राम होता है, डिसीजन डायग्राम होता है, डिसीजन शेप और प्रोसेसिंग शेप, और फिर एरो होता है। तो ये कुछ बेसिक होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और इसे आप एक बार सही से देख ले कि कैसे ये वर्क कर रहा है। और जब भी आप प्रोग्राम रन करें तो 3 बातें जरूर ध्यान रखें। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 बातें कौन कौन से हैं। स्टेप 1 जो है, कोई सा भी प्रोग्राम रन करे किसी भी लैंग्वेज में, तो स्टेप 1 है अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उसको समझें। सेकंड स्टेप क्या है कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसको रफ करें।
ठीक है, पहले आप रफ कर ले कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा और उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसा होगा। थर्ड स्टेप जो है उसका आउटपुट। जब आप आउटपुट डिजाइन कर लेते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में अलाइनमेंट सेट करने में दिक्कत नहीं होगी। आप कैसा आउटपुट चाहते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो आप एक डिज़ाइन कर ले। आउटपुट जब डिज़ाइन हो जाएगा तो आप उसके हिसाब से कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो रफ हमने स्टेप 2 लिखा, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एल्गोरिदम बनेगा। यानी कि जब आप एक रफ आइडिया बनाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे उस जो आइडिया हम जनरेट करेंगे उसको हम बोलते हैं एल्गो। ठीक है, एल्गोरिदम। ओके, तो ये 3 स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली बात है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है और उसको हम क्या सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। और जितना आप सिंपल सोचेंगे उतनी सिंपल आप सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, और जितना कम्प्लेक्स सोचेंगे उतनी कम्प्लेक्स आप जनरेट करेंगे। ठीक है, तो रिलैक्स होकर किसी भी प्रॉब्लम को पहले समझें, अंडरस्टैंड करें, बार बार रीड करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन तैयार करें, एल्गोरिदम, फिर कोडिंग करना स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट कोडिंग करने ना बैठे। अगर आप लर्निंग स्टेट पे हैं, यानी कि अभी आप नए नए सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डायरेक्ट आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कोडिंग करने ना बैठे। पहले आप उसको एक रफ कॉपी पे करें, एक पहले लॉजिक तैयार करें, फिर उसका कोडिंग करें। अब हम बारी बारी से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें एक एक प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा और हम उसके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उसको हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट से देखने वाले हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो कह रहा है एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है जिसके वैल्यू को हमें एक्सचेंज करना है। तो हम पहले रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में कि हमने एक प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं कि ये एक ग्लास है, सपोज मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है ये सेकंड ग्लास है। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने बना लिया, और दोनों वेरिएबल में क्या है, तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि 2 वेरिएबल है जिसका नाम हम कुछ रख देते हैं समझने के लिए। तो इसको हम रख लेते हैं 1 एंड इसका नाम रख लेते हैं 2। अब क्या है, इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू मीन्स कि ये जो हमारा ग्लास है, इस ग्लास के अंदर क्या है। तो हम सपोज मान लेते हैं कि इसमें रखा हुआ है मिल्क, ठीक है, इसमें रखा हुआ है वाटर। ठीक है, तो इसमें हम 2 चीज़ें रख लिए, एक में है मिल्क और सेकंड वाले में है वाटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है, दोनों में कोई वैल्यू है और इन दोनों वैल्यू को एक्सचेंज करना है। यानी कि जो हमारा ग्लास 1 है इसमें क्या आ जाए, तो वाटर आ जाए, और ग्लास 2 जो है उसमें क्या आ जाए, तो मिल्क आ जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको ऐसा करना होगा तो आप क्या करोगे, आप खुद से सोचो एक बार कि हमारे पास 2 ग्लास है, अभी फिलहाल 2 ग्लास है, और उसमें एक में मिल्क है और एक में वाटर है। तो हम इसको एक दूसरे में कैसे बदलेंगे। तो अगर आप सोच सकते हैं, तो अगर आप एक सॉल्यूशन तैयार करें कि सपोज हम एक खाली ग्लास लेकर आए, जो ब्लैंक ग्लास है, जिसको हम मान लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 3। अब क्या करते हैं कि जो मिल्क है, इस मिल्क को हम खाली वाले ग्लास में भर दिए। अब ये वाला ग्लास खाली हो चुका है। अब क्या करेंगे, वाटर जो है इसको हम इस जो खाली वाला मिल्क वाला ग्लास था, ग्लास 1, इसमें हमने ग्लास 2 की जो वैल्यू है, यानी कि वाटर जो है उसमें हमने इसमें रख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, मिल्क तो इसमें आ चुका है, ये मिल्क खाली हो चुका है। अब ये क्या है कि यहाँ पे वाटर आ गया। अब ये ग्लास खाली हो चुका है। अब ये ग्लास जब खाली हो गया तो ये जो हमारा वाटर वाला था, अब मिल्क हम इसमें भर दिए। ठीक है, जो कि हमने एक 3rd नंबर ग्लास लाया था, अब इसमें मिल्क है, इसको हमने मिल्क में रख दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लास 1 है वो वाटर हो चुका है और ग्लास 2 जो है उसमें मिल्क हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट था जो कि आ चुका है, और ये हमारा प्रीवियस कंडीशन थी। तो यहाँ पे आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि हमें इसको एक्सचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक हमें 3rd ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी।
ओके, अब हम इसको कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं कि हम दो नंबर को कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो ठीक वैसे ही हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हम एक दो बॉक्स बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं N1 एंड दूसरे का नाम रख लेते हैं N2। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है कि दो वेरिएबल है, तो दो हमने बॉक्स बना लिया N1 एंड N2। वेरिएबल क्या होता है हम इन सब के बारे में डिटेल समझेंगे जब हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होगा, यानी कि थर्ड चैप्टर से हम इन सभी कंपोनेंट पे फोकस करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इन सभी को हम समझेंगे। फिलहाल हम एक आइडिया देना चाहते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो एक्सचेंज वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल N1 एंड N2 नाम का दो हमने वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल एक सपोज मान लीजिए कि बॉक्स है जिसमें हम कोई सामान रखेंगे, तो एक में हमने रख लिया, सपोज इसमें हमने रख लिया 2, इसमें रख लिया 4। रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक थर्ड बॉक्स बनाएंगे जिसको हम नाम रख लेते हैं टेम्प, यानी कि ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है, कुछ टाइम के लिए है, फिर हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन का स्टेप है। अब हमें क्या करना है, तो एक जो हमारा स्टेप होगा, अब हम क्या करेंगे कि जो एक वेरिएबल है इसको हम टेम्प में रख देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये खाली हो चुका है सपोज। अब हम ये जो N1 है इसको हम इसमें रख देंगे। अब इसमें ये 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद क्या होगा, अब ये खाली हो चुका है तो हम फिर से 2 को इसमें हम रख देंगे। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, यानी कि 3 प्रोसेस हमें करना है। और 3 प्रोसेस होने के बाद जो हमारा वैल्यू और रिजल्ट है वो चेंज हो गया, यानी कि जो N1 में 4 था अब उसमें 2 आ चुका है, और N2 में जो 2 था वो अब 4 हो चुका है। तो इस तरह से हमें स्वैपिंग करना है। इस टेक्निक को हम स्वैपिंग टेक्निक कहते हैं। और फिर ये खाली हो चुका है, यानी कि हमने खाली एक वेरिएबल लिया था और ये फिर से खाली हो चुका है और हमारा यहाँ पे आउटपुट भी जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो एल्गोरिदम जो हमने लॉजिक बनाया है, जो हमारा ये रफ आइडिया था, इसके अकॉर्डिंग हम एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम को देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसा लिखा जाएगा। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, और क्या क्या स्टेप है, कैसे हम लिखते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि फर्स्ट कैसे लिखते हैं इसको। तो आप उसे एक बार जरूर विजिट कर ले। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो स्टेप 1 है, कोई भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं, यानी कि अब हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था उसमें क्या था कि डिफाइन 3 वेरिएबल num1, n1, n2 एंड temp। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया था, n1, n2 एंड temp। ठीक है, अब क्या करना है, इनपुट 2 वैल्यू इन n1 एंड n2, n1 एंड n2 में हमने बना लिया। तो आइए हम इन सबको बारी बारी से एक बार और करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। तो हमारा जो वेरिएबल है, हमने 3 वेरिएबल बना लिया, n1, n2 एंड temp। अब क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप जो थर्ड है, ये कह रहा है कि इनपुट 2 वैल्यू इन n1 एंड n2। n1 एंड n2 में कोई वैल्यू डालो, कोई भी आप कीबोर्ड से डाल सकते हो, ये इनपुट है और कीबोर्ड से तो आप कुछ भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे सपोज इस पर हमने 5 और 10 डाल दिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है ये प्रोसेसिंग वाला है। अब हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे, स्वैपिंग टेक्निक। तो स्वैपिंग टेक्निक में 3 स्टेप होते हैं जो कि हमने पहले भी समझ लिया, एक बार और समझ लेते हैं। तो टेम्प में n1 को रख दो, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, n1। तो n1 मतलब कि n1 की जो वैल्यू है वो टेम्प में आ जाए। तो टेम्प अभी खाली था तो इसमें क्या आ गया, 5। ठीक है, सेकेंड स्टेप है n1 के अंदर n2 को रख दो। तो n2 में क्या है, 10। तो 10 को हम किस में रख देंगे, n1 में। ठीक है, अब यहाँ पे n1 में क्या आ चुका है, 10। अब थर्ड स्टेप जो है, n2 में टेम्प को रख दो। तो n2 में अभी फिलहाल 10 था जो कि हमने n1 में रख दिया, अब ये खाली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेम्प को इसमें रख देंगे। ठीक है, तो
टेम्प इसमें आ गया। तो अब क्या हो गया, अब N1 एंड N2 को प्रिंट कर दो। तो N1 और N2 जब प्रिंट होगा तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। जबकि हमने इनपुट देते वक्त क्या लिया था, N1 इज इक्वल टू 5 एंड N2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी N1 की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 थी और N2 की वैल्यू कितनी थी 10। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने में क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू 10 आ जाएगा और N2 की वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो स्वैपिंग हो गया, एक्सचेंज हो गया, यानी कि ये एक दूसरे में बदल चुके हैं। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब हम जो एल्गोरिदम तैयार किए हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट कैसे होता है, तो हम फ्लो चार्ट भी जो बनाते हैं इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो हमारा एल्गोरिदम बना है तो इसी को देखते हुए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिंबल के रूप में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख के ये बता सकते हैं कि ये एक सीक्वेंशियल अप्रोच है, जो कि हमने 3 अप्रोच देखा था, सीक्वेंशियल, डिसीजन बेस्ड एंड इटरेटिव। तो यहाँ पे ये आप डायग्राम देख के ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये किस अप्रोच में सॉल्व हुआ है, तो सीक्वेंशियल अप्रोच में। ठीक है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इसमें है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, इसमें जितने भी एरो हैं सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, स्टार्ट, और ये जो सिंबल है ये टर्मिनल का सिंबल है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। और यहाँ पे क्या है, डिफाइन वेरिएबल N1, N2, N10। यहाँ पे कंप्यूटर जो CPU है वो खुद ब खुद इस प्रोसेस को करेगा, यानी कि ये प्रोसेस है जो कि CPU को करना है। तो वो हम स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर बॉक्स से या फिर रेक्टेंगल से हम दिखाते हैं कि ये प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक इनपुट, यानी कि हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट करेंगे। तो ये जो पैरेललोग्राम है तो वो क्या करेगा, तो इनपुट लेने का काम करेगा। तो इनपुट जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। तो कीबोर्ड से N1 एंड N2 में कोई भी वैल्यू इनपुट होगा। फिर थर्ड स्टेप जो है, यहाँ पे आप इस बॉक्स को देख के ये कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि स्क्वायर बॉक्स है, एक रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप का मतलब होता है कि ये प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि इसमें जितने भी कोड लिखे हुए हैं ये CPU को करना है, वो खुद करेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट तैयार करने का काम करेगा। जब रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने फिर पैरेललोग्राम का यूज किया है। इसका मतलब क्या है, या तो इनपुट या तो आउटपुट। तो इनपुट हमने पहले कर लिया है, तो अब क्या होगा, तो आउटपुट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। आउटपुट में क्या हो रहा है, प्रिंट N1 एंड N2। N1 और N2 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया गया है। तो डिस्प्ले किस पे कराया जाएगा, तो मॉनिटर पे। ठीक है, यानी कि मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिल गया। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है स्टॉप। ठीक है, यानी कि हम जितने भी स्टेप्स देखे थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 6 स्टेप, यहाँ 5 में हमने लिखा था प्रिंट कराना, जगह नहीं था, यानी कि स्टेप जो 6 होगा वो क्या होगा, स्टॉप, या हम इसे एग्जिट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टॉप या एग्जिट। तो ये बहुत ही सिंपल था, हमने समझ लिया कि इसमें क्या है। तो जैसे हमने सॉल्व किया कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को पहले समझें, समझने के बाद उसका एक रफ आइडिया निकालें, रफ आइडिया निकालने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, एक एल्गोरिदम तैयार करें। और एल्गोरिदम जब तैयार हो जाएगा तो अब हमारा फ्लो चार्ट तैयार हो गया, और फ्लो चार्ट बन गया तो अब कोडिंग करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर से कोडिंग करना भी आपको सिखाएंगे। और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी बेसिक बातों को हम क्लियर करेंगे। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसकी क्या लॉजिक है वो भी आपको समझ में आ गया। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि पाइथन जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसको समझना बहुत ही आसान है। जो हमने ये 3 काम में इतने बड़े प्रोग्राम बनाया, इसमें हम सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि N1 इज इक्वल टू 5 था, N1 N2 इज इक्वल टू 10 था। तो हमें सिंपल ये करना था, N1 में N2 को रख दो और N2 में N1 को रख दो।
बस इतना ही हमें करने से हमारा प्रोग्राम बन जाता पाइथन के अंदर। अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारा एक हमें बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो पाइथन है, पाइथन में मात्र हमारे ये 2 लाइन लिखने से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे समझना भी आसान है कि n1 में n2 की वैल्यू आ गई और n2 में n1 की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही ईजी है समझना और हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो खैर ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। फिलहाल हम इस चैप्टर जो है 2 है, इसमें हमें बहुत सारे लॉजिक, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट देखने हैं, तो उन सभी को अब हम फोकस करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है, समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के कुछ कलेक्शन दिए हुए हैं और उनके कलेक्शन को, यानी कि हर एक नंबर को एक दूसरे के साथ ऐड करना है और सभी को एक जगह ऐड करके हमें डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम एक रफ आइडिया के साथ समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक लिस्ट हम बनाते हैं, ठीक है, और इस लिस्ट में क्या है तो बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 नंबर रखे हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ जो नंबर रखे हुए हैं 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करो, फिर जो रिजल्ट आएगा, सपोज रिजल्ट आ गया 3। अब क्या करना है कि इस 3 को इस 3 से फिर ऐड करना है, तो जो रिजल्ट आएगा, सपोज कितना आ गया 6। अब इस 6 को फिर इससे ऐड करो, तो अब आ गया 10, और इस 10 को फिर नेक्स्ट नंबर से ऐड करो, तो टोटल कितने आ गए 15। यानी कि इसमें जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी नंबर को आपको ऐड करना है। ठीक है, यानी कि एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। अब यहाँ पे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो इन सभी को आप एडिशन करोगे तो टोटल एडिशन कितना आएगा 50। यानी कि नंबर ऑफ लिस्ट है, यानी कि एक सेट है और एक सेट में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जितना भी नंबर हो उन सभी नंबर को हमें एडिशन करना है, यानी कि हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। लेकिन अब हम बहुत सारे नंबर हैं तो हम इन सबको ऐड कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें जितने भी नंबर है उन सभी को हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद डिस्प्ले कराना है। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 क्या होना चाहिए कि अब हम इसका सोल्यूशन तैयार करें। तो सोल्यूशन क्या होगा, सपोज हम इन सभी नंबर को पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबर है। अब क्या करते हैं कि एक हम ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें सबको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये हम मान लेते हैं कि इसका नाम हो गया सम। सम मतलब होता है समेशन, यानी कि सबको ऐड करके रखना। अभी तो फिलहाल इसमें 0 है। ठीक है, 0 है, 0 में अगर किसी भी संख्या को ऐड करेंगे तो वो वही रहेगा। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि ये जो फर्स्ट नंबर है इसको ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या करो, फिर इसको इसमें असाइन कर दो। यानी कि सम की जो वैल्यू है, अभी इनिशियली बात करें तो बाय डिफॉल्ट अभी 0 है, 0 को हम 1 से ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, और 1 आने के बाद फिर उसको रिटर्न इसी में सेव कर दो। ठीक है, पहले स्टेप में हम ऐड करेंगे और दूसरे स्टेप में फिर हम इसको रखेंगे। ठीक है, और सेम काम सभी के साथ करना है। तो ये हमने जैसे किया, करने के बाद क्या आ गया, रिजल्ट इसका 1 आ चुका है और 1 इसमें हमने स्टोर करा दिया। ठीक है, अब क्या है कि फिर सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले के साथ भी करना है, यानी कि सम को दूसरे नंबर से ऐड करो, यानी कि सम में 1 है, 1 + 2 = 3, और जो भी रिजल्ट आएगा फिर इसमें स्टोर कर दो। अब क्या हो गया, सम 3 हो गया। अब क्या करना है, तो सम को नेक्स्ट नंबर से ऐड करो, 3 से ऐड किए तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 3 = 6, और 6 को हम फिर से इसमें रख देंगे। ठीक है, 6 फिर इसमें आ चुका है। अब फिर यही काम नेक्स्ट वाले से करेंगे, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 को फिर इसमें स्टोर करा दो। ठीक है, तो 10 जब इसमें आएगा तो 6 के जगह पे क्या हो जाएगा 10। अब 10 को फिर नेक्स्ट नंबर से ऐड करो तो क्या कितना हो जाएगा 10 + 5 50 हो जाएगा। 15 होने के बाद हम 15 को फिर सम में स्टोर करा देंगे। और ये कब तक काम चलते रहे, तो जब तक लिस्ट में जितना नंबर है
उतने नंबर तक हमें ऐड करना है। अब 2 नंबर रहेंगे तो 2 ही नंबर को ऐड करें, 50 नंबर है तो ये 50 बार सेम काम को ही रिपीट करें। काम 2 ही है। क्या काम है? तो स्टेप है कि सम प्लस नंबर 1, यानी कि जो नंबर स्टार्टिंग हो रहा है, सपोज अगर हम मान लें कि यहाँ से हम 0 1 2 3 4 इस तरह से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले 0 1 नंबर 0 हो, फिर नंबर 1 हो, फिर नंबर 2 हो, इन सब का हम एक नाम रख दिए, इंडेक्स नंबर इसको बोलते हैं, कि ये पहले 0 नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे। हम 0 से स्टार्ट किए इसलिए, अगर 1 से स्टार्ट कर दे तो 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। वैसे बेसिकली 0 से ही स्टार्ट किया जाता है और आप भी 0 से ही स्टार्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, समझना। फिर ये होने के बाद फिर नेक्स्ट काम क्या है कि फिर हमारा जो सेकंड स्टेप था वो है कि इन जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसको सम में रखते। तो जो मेन लाइन है हमारा लॉजिक जो है वो ये है कि सम को नंबर के जो भी पोजीशन है उन हर पोजीशन पर जाए और उसको ऐड करे, और ऐड करने के बाद फिर से वो सम में स्टोर करा दे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। और तीसरा स्टेप लास्ट में हमारा क्या था कि आउटपुट कैसा आना चाहिए। तो आउटपुट सपोज अगर नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सम हमारा टोटल प्रिंट 15 आ जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऊपर हमारा नंबर दिखा दे कि हमारे लिस्ट में 1 2 3 4 5 है और इन सब का सम कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, रफ आइडिया है। अब हम इन सब का एल्गोरिदम देखते हैं। तो एल्गोरिदम को देखते हैं, एल्गोरिदम क्या कहता है। तो हमने जो रफ आइडिया दिया था उसी का हमने एक एल्गोरिदम में लिख दिया, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्टार्ट, हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, डिफाइन अ लिस्ट, हम एक लिस्ट डिफाइन करेंगे और हम इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन किया हुआ है, तो डिफाइन करते वक्त ही, लिस्ट बनाते वक्त ही हमने उसमें नंबर रख दिया, इसलिए प्रोसेसिंग है। तो हमने नंबर रख दिया 1 2 3 4 5 और भी हमने कुछ वेरिएबल बना लिया, जैसे कि हमने सम बना लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे एक जो मेन वेरिएबल बनाया था सम, जिसमें हम सबको एडिशन कर करके स्टोर करेंगे, बाद में हम उसको एक साथ ही डिस्प्ले करा दे। तो एक सम हमने बना लिया और एक आई बना लिया, ठीक है। आई क्या है, तो आई में हमने रख दिया लिस्ट का 0 नंबर, ठीक है। यानी कि जो लिस्ट है उसके जो 0 नंबर पे जो वैल्यू है, अगर 1 है तो वो 1 कहाँ चला जाए, तो आई में चला जाए, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएगा 0 1 2 3 4 5, तो वैसे ही इसकी जो वैल्यू है वो एक बार आई में 1 आएगा, फिर आई में 2 आएगा, फिर आई में 3 आएगा, ठीक है। और रिपीट स्टेप 4 अंटिल रिट्रीव ऑल नंबर, यानी कि इसी काम को तब तक रिपीट करो जब तक कि पूरे नंबर यहाँ पे आई में आ ना जाए। यानी कि आई में हर नंबर को बारी बारी से लाएंगे और आई में लाने के साथ ही हम क्या करेंगे, तो लिस्ट के आई यानी कि जो नंबर है उसको हम सम करेंगे और सम करने के बाद हम फिर सम में रख देंगे और आई को हर बार 1 से इंक्रीज करेंगे। आई को हम क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा आई, तो लास्ट 1 2 3 4 5 तक तो हमें कंपेयर कराना पड़ेगा ना, जितना नंबर है उतने तक तो हमें ले जाना पड़ेगा। तो हर बार हम 1 1 इसमें इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप को हमें बार बार रिपीट करना है। और कब तक रिपीट करना है, जब तक कि पूरे नंबर हमारा यहाँ पर रिट्रीव ना हो जाए। और जब पूरा रिट्रीव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो कंडीशन ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लास्ट लाइन हमारा क्या है, प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट करने के बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप, ठीक है। स्टेप 6 जो होगा वो है स्टॉप, यानी कि प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमने रफ आइडिया देख लिया है कि कैसे हमें क्या करना है। अब हम इसका एल्गोरिदम भी देख लिए, अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट करने के लिए हम ये सब क्लियर कर देते हैं। अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है, स्टार्ट है, सबसे पहला स्टेप जो है कि हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो स्टार्ट से, और स्टार्ट को हम ओवल शेप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल है जो कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है।
फिर यहाँ पे एक प्रोसेसिंग है और प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, तो डिफाइन वेरिएबल लिस्ट सम एंड आई, यानी कि हम यहाँ पे 3 वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हम प्रोग्रामिंग में इन 3 बॉक्स को हम बनाएंगे। ठीक है, 2 बॉक्स, एक सम हो गया, एक आई हो गया और एक हम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लिस्ट में हम 1 2 3 4 रख देंगे। जैसे कि नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग में क्या है कि लिस्ट में 1 to 5, यानी कि लिस्ट में 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू रखी जाए। 1 2 3 4 एंड 5, हमने 5 तक की वैल्यू रख दी। और सम में क्या रखा जाए, तो सम मान लीजिए कि यहाँ पे सम है तो सम में 0 रख दिया गया। और आई में क्या रखा गया, तो आई में बाय डिफॉल्ट 0 रखा गया। या फिर कह सकते हैं कि हमने लिस्ट का पहला जो वैल्यू है, जैसे कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो है ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है एंड 4 नंबर है। तो आई में हमने 0 नंबर वाले वैल्यू को रख दिया, यानी 1 रख दे, या फिर हम कह सकते हैं 0 हमने रख दिया इंडेक्स के लिए। और यहाँ है कि while जब तक आई लेस देन एन, एन का मतलब क्या है कि एन मतलब कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है एन, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। हम 10 नंबर भी देख सकते हैं, 50 नंबर भी देख सकते हैं। अगर एन हमारा फिक्स है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ जो हमारा अगर डिफाइन है तो हम लास्ट हम 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 5 कर दें कि अगर हमने पहले ही डिफाइन कर लिया कि 1 से लेकर 5 तक ही हमारा रहेगा वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं हमें पता है, तो हम लास्ट वैल्यू 5 ही रखेंगे, यानी कि 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से छोटी क्या है, 4, तो 4 तक ही चलेगा और हमारा यहीं तक चलेगा। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि लिस्ट में कितने नंबर हैं, तो उसके केस में हम एन रखेंगे। एन अब कुछ भी हो सकता है, जितना हम इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एन हो जाएगा। अगर 10 नंबर है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इस तरह से ये चेंज होते रहेगा। तो कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या 5 से छोटा है आई, तो आई में सपोज अभी आई क्या है, तो 0 नंबर पे है, तो क्या आई अभी 5 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। तो जैसे यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो ट्रू वाला पार्ट यहाँ चलेगा और फॉल्स वाला पार्ट यहाँ चलेगा। ठीक है, तो ट्रू है तो ट्रू है, तो क्या करे, तो सम में लिस्ट ऑफ आई, यानी कि जो लिस्ट की पहली वैल्यू है 0 नंबर पे, उसको सम में ऐड करो। तो सम में अभी क्या है, यहाँ पे हम बनाते हैं सम और यहाँ पे रखते हैं आई। इसको हम चेंज कर ले कलर। ठीक है, तो क्या है कि सम में अभी बाय डिफॉल्ट क्या था, 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सम में 0 रखा था, यहाँ सम में 0 है। ठीक है, तो सम में 0 है। अब क्या कर रहा है, सम प्लस लिस्ट आई, यानी कि लिस्ट की जो पहली वैल्यू है 1, उसको ऐड करो। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, एंड एडिशन होने के बाद फिर जो वैल्यू आएगा वो सम में रख दो। तो सम में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हट के 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ आई असाइन आई +1, यानी कि आई में 1 ऐड करो और फिर आई में रख दो। तो आई में अभी फिलहाल हम 0 रखा हुआ था, तो आई में अब 1 ऐड होके फिर आई में स्टोर कर दिया, तो दोनों में अभी 1 1 है। फिर ये रिपीट होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू था। फिर चेक करेगा क्या आई 5 से छोटा है, तो आई में 1 है, तो ये 5 से छोटा है। क्या है, तो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो फिर कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब ट्रू में क्या हुआ कि सम को ऐड करो जो नेक्स्ट आई की वैल्यू है, तो आई में अभी 1 है, तो 1 नंबर पे क्या है, 2, तो 2 को फिर सम से ऐड करना, तो 2 + 1 = अब कितना हो गया, 3। तो आई में अब कितनी वैल्यू आ गई, 3। अब 3 आने के बाद फिर आई + आई 1 करना है, तो आई में 1 ऐड होगा, तो आई अब कितना हो गया, 2 हो गया। फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होने के बाद अब क्या होगा कि क्या 5 से छोटा है, कंडीशन फिर चेक होगा, तो हाँ छोटा है, तो छोटा है। तो फिर क्या करो कि सम को ऐड करो आई की वैल्यू से। तो आई 2 नंबर पे है, तो 2 में 3 है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम सम में रख दिए। और फिर नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि आई में 1 और ऐड कर दो, तो आई में अभी 2 है, तो अब ये 3 हो गया। और फिर 3 नंबर पे क्या होगा, 3 नंबर पे 4 है। फिर ये कंडीशन ट्रू होगा कि ये 5 से छोटा है, तो हाँ जी छोटा है, तो छोटा है, तो फिर ऐड करो। ऐड करने के बाद क्या होगा, 6 + 4 = 10, यानी कि अब आई में कितना आ चुका है, 10, सम में कितना आ चुका है, 10।
अब फिर i को एक ऐड करेगा तो यहाँ 3 के बाद हो जाएगा 4, फिर ये रिपीट होगा, फिर चेक करेगा कि क्या i छोटा है 5 से, तो हाँ छोटा है, तो एक बार और चलेगा। तो अब क्या होगा 10 + 5 होगा, क्योंकि 4 नंबर जो है i की वैल्यू कितनी है 4, और 4 नंबर पे कौन सी वैल्यू 5, तो हम 5 को फिर सब में ऐड करेंगे, रिजल्ट कितना आ गया 50। ओके, अब फिर ये i में एक और ऐड होगा, तो i अब कितना हो चुका है 5 हो चुका है। 5 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 5 से छोटा है i, तो नहीं, अब छोटा नहीं है, अब 5 के बराबर हो चुका है। तो अब यहाँ पे कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन जैसे ही फेल होगा तो अब क्या होगा, प्रिंट कर दो सम को। तो सम में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, तो सम की जो वैल्यू है वो है 50। ओके, तो अब क्या होगा, आउटपुट हमारा जो होगा प्रिंट होके क्या आएगा 50। ठीक है, तो लिस्ट में 5 नंबर थे, तो हम 5 नंबर को यहाँ पे ऐड कर लिए, और ऐड करने के बाद यहाँ पे एरो बता रहा है कि अब क्या कर दो, तो प्रोग्राम को एंड कर दो। तो यहाँ पे हमारा पूरी प्रोग्राम रन हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, आउटपुट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। तो ये हमने फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप होता है, अब इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कोडिंग करना। और जब हमने इतना सॉल्यूशन तैयार कर लिया तो अब हमें तो लिखना ही है, बस कोड ही तो लिखने। तो कोड लिखने के बाद वो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा और हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम को देख लिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है डेसिमल बेस टू बाइनरी बेस कन्वर्जन, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई होप कि ये टेक्निक आपको आता होगा, ये कन्वर्जन आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो ओ लेवल का जो मॉड्यूल 1 है उसमें हमने बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन सिखाया है, आप वहाँ पे जाकर सीख सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है। तो आता है तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इससे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता है तो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम एक यहाँ पे नंबर रखते हैं, डेसिमल नंबर। सपोज मान लेते हैं कि हम कोई छोटी नंबर ही रख लेते हैं जिसका सपोज 5। ठीक है, ये हमने 5 रख लिया जिसका बेस 10 है। बेस 10 का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेस 10 है, डेसिमल बेस है, उसको क्या करना है, बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कोई नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बेस पे दिया हुआ कि बेस 10 टू डेसिमल बेस टू बाइनरी बेस, यानी कि आप नंबर कोई भी इनपुट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2, 3, कोई भी आप एक नंबर ले सकते हैं जिसको डेसिमल में होगा और उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि डेसिमल बेस को बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। तब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अब हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप कि ये आपको आता होगा, हम ये मान के चलते हैं। वैसे हम एक बार ब्रीफली बता देते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसके 2 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, तो फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि जो भी बेस नंबर है, जो भी डेसिमल नंबर है, सपोज 5 है, तो डेसिमल नंबर को डिवाइड करो जिसमें कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। और कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक कि जो डेसिमल नंबर है वो 1 या 0 ना हो जाए। ठीक है, 1 या 0 ना हो जाए। जब ये 1 या 0 हो जाएगा तो हम उसका डिवीजन करना बंद कर देंगे, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू हो जानी चाहिए। और सेकंड रूल क्या है इसका, सेकंड रूल ये है कि जो भी इसका रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0101 आएगा और उन सभी को रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है। तो ये 2 इसका बेसिक रूल है जिसके मदद से ये वर्क करेगा। तो आइए हम एक कन्वर्जन करके भी देख लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और 5 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। 2 से करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4। ठीक है, हमने यहाँ पे डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 4 क्या हो गया, तो 4 5 - 4 = 1।
तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 आ गया। इसको मैं यहाँ पे एक रफ में बता देता हूँ। जैसे कि 5 है और 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4 और इसका रिमाइंडर क्या आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, जो यहाँ पे क्वोशेंट आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और जो रिमाइंडर आया है उसको हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो फिर अभी क्या है, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो हमारा रूल फर्स्ट है ये कहता है कि इसे तब तक डिवाइड करो जब तक कि ये 0 1 हो ना जाए या फिर जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी वैल्यू ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 1 जा 2 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 2 1 जा 2 का मतलब फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ कि अब हम 2 को फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार में कट जाएगा 2 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गए, 1 एंड 0। और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इसका क्वोशेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट क्या है, अगर 1 आ गया तो अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, जो कि हमारा सेकंड रूल कहता है कि जो रिमाइंडर आया है उन सभी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो 1 0 1। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका बाइनरी हो गया, यानी कि 5 का बाइनरी नंबर क्या हो गया, 1 0 1। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 काम हो रहा है। अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा होता है, जैसे हमने 5 डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये केवल डिवाइड करके इसका क्वेश्चन, इसका जो भागफल होगा वो देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ डिवाइड करना होता है तो हम यहाँ पे रिमाइंडर के लिए मॉडुलो यूज करते हैं, यानी कि 2 मॉडुलो, मॉडुलो इसको बोलते हैं, जो परसेंटेज का सिंबल होता है इसको मॉडुलो बोलते हैं। 2 मॉडुलो 2, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, यानी कि 5 मॉडुलो 2 करते हैं तो जो इसका शेषफल होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे आउटपुट में आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि ये अगर ये हम यूज़ कर रहे हैं सिंबल भाग वाला तो भागफल आएगा, अगर परसेंटेज का यूज़ करेंगे तो शेषफल आएगा। तो हमारे पास 2 काम है, एक कि इसका भागफल कितना आ रहा है और दूसरा कि इसका शेषफल कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बार में हम इसको डिवाइड करते 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 हम नीचे आएंगे जब तक कि ये 1 ना हो जाए। जब ये 1 हो जाएगा तो अब हम इन सभी को उल्टा प्रिंट करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम एक बार डिवाइड करके नीचे आएंगे, यानी कि 5 डिवाइड 2, और फिर दूसरी स्टेप क्या होगी हमारा कि हम इसका 5 मॉडुलो 2 यानी कि इसका रिमाइंडर करते हुए हम वापस आ जाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसको हम समझते हैं कि इसका एल्गोरिदम देख के। एल्गोरिदम क्या कहता है कि स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दिए। पहले मैं इन सभी को क्लियर कर दूं। तो एल्गोरिदम को भी एक बार हम समझ लेते हैं, एल्गोरिदम में क्या कह रहा है, इसको भी हम अच्छे तरीके से एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि क्या ये सही एल्गोरिदम है। वैसे एल्गोरिदम जो लिखा हुआ होता है रफ आइडिया के ही बेस पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है स्टार्ट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप है टेक अ नंबर, कि हमने एक नंबर ले लिया जो है 6। ठीक है, फिर कह रहा है डिफाइन अ फंक्शन नंबर, एक फंक्शन बनाना है, प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि क्या जो 6 है, जो नंबर हमने लिया है वो 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो ये चेक करेगा, अगर हाँ, अगर 1 से बड़ी संख्या है तो ये क्या करे, देन नम डिवाइड बाई 2, यानी कि अब नंबर को डिवाइड करो अनटिल नंबर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इस 6 जो है नंबर जो है इसको डिवाइड करना है 2 से, कब तक, जब तक कि ये 1 ना हो जाए। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमने बताया था कि ये जो सिंबल है ये केवल भागफल देगा। तो हमने 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे हो चुका है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। अब इसके बाद नहीं होगा तो हमने केवल भागफल जो है उससे लिख लिया। अब क्या हो गया कि 1 तक करना है, 1 हमारा आ चुका है तो 1 हो चुका। अब यहाँ के बाद क्या करना है, अब दूसरा काम हमें करना है कि प्रिंट करो नम मॉडुलो 2,
यानी कि अब इसका हमें रिमाइंडर देखना है। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो अगर हम इसका रिमाइंडर निकालें 1 का, तो अब रिमाइंडर क्या होगा, तो हम इसको फिर 2 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसका जो भागफल होगा वो होगा 0। तो 1 का रिमाइंडर 1 आ गया, तो अब 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या है कि फिर इसका 3 का रिमाइंडर कितना होगा, तो 3 को हम डिवाइड किए थे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना आ गया 1, क्योंकि 2 1 3 हो गया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 का रिमाइंडर करेंगे तो रिमाइंडर इसका कितना आ गया था 3 2 जा 6, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा 0। तो ये जैसे जैसे रिमाइंडर हमें मिला है उन सभी को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए। ठीक है, तो एक बार हम भाग करते हुए नीचे आए थे और फिर डिवाइड करते हुए यहाँ पे हमने नीचे आया हुआ था और फिर हमने यहाँ पर रिमाइंडर निकालते हुए ऊपर चले गए। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमारा प्रिंट हो चुका है। तो ये रिजल्ट आ चुका है 1 1 0, ये बाइनरी हो गया 6 का। ठीक है, तो ये स्टेप है, बहुत ही इजी स्टेप है और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर लिया और ये इतना करने के बाद हमने स्टॉप कर दिया। अब हम इसका फ्लो डायग्राम भी देख लेते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाएगा, क्योंकि इसमें हमने फंक्शन का यूज किया है। ये लूप चलेगा एक ही को बार बार रिपीट करने वाला। तो ये रहा इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे है कि स्टार्टिंग हो गया num 5, यानी कि हमने यहाँ पे इनपुट लिया है 5 इनपुट लेने के बाद अब क्या हुआ कि हमने कन्वर्जन फंक्शन बनाया है जो कि क्या करता है कि ये चेक करेगा कि क्या जो नंबर आया है वो 1 से छोटा है। तो 5 की अगर हम बात करें तो 5 क्या नंबर से छोटा है, हाँ 1 से छोटा है। तो ये क्या करे, तो नम को डिवाइड करो 2 से, ये नम को नंबर जो है 5 इसको 2 से डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा, फिर चेक करेगा, फिर कन्वर्जन फंक्शन में आएगा, फिर इस फंक्शन को कॉल किया गया तो फिर ये चेक करेगा। फिर चेक करने के बाद क्या हुआ कि फिर देखेगा कि क्या 5 जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया है 2, क्या वो 1 से छोटा बड़ा है, ग्रेटर देन है 1, तो हाँ। तो फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद इस बार 1 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि क्या वो 1 से ग्रेटर है, तो नहीं है। तो अब क्या करो, मॉडुलो निकालो। तो मॉडुलो क्या हो जाएगा, फिर निकलेगा तो इसका 1 का मॉडुलो 1 हो जाएगा, 2 का मॉडुलो 0 हो जाएगा और 5 का मॉडुलो जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे 1 0 1 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और जब आउटपुट आ जाएगा, ये फॉल्स पार्ट है, ये फॉल्स कुछ ज़्यादा ऊपर हो चुका है, यहाँ पे होगा फॉल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ आ चुका है। तो ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे है। अगर ट्रू होता है कंडीशन, यानी कि जब तक नंबर 1 से ग्रेटर है, बड़ा है, तब तक उसको डिवाइड करो और जैसे ही 1 से छोटा होता है तो वो फॉल्स पार्ट में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि दूसरी बार में उसका रिमाइंडर प्रिंट आउट करते हुए वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा। अब आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, तो प्रोग्रामिंग अप्रोच सीखा और इसमें हमने 3 अप्रोच को देखा, सीक्वेंशियल अप्रोच, डिसीजन बेस्ड अप्रोच एंड इटरेटिव अप्रोच। और इन तीनों अप्रोच पे हमने कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए, 3 प्रॉब्लम थे उनको भी हमने सॉल्व किया। और ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में भी हम और भी एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आएंगे और भी बहुत सारे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट लेकर आएंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, इसका अप्रोच और कुछ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो वो हमारा आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में और भी कुछ प्रॉब्लम है जिसे हम मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो चैप्टर 2 है यूनिट 2, उसमें केवल यही है, 4-5 और क्वेश्चन है जिसको हमें फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पाइथन का इंट्रोडक्शन और पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम रन कराएंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर से हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो ये जो है अभी एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट पे अभी एक और वीडियो आएगी जो कि पार्ट 2 होगा चैप्टर 2 का। ठीक है, तो हमने इसका समरी देख लिया कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी बहुत ही आसान तरीके से प्रोग्रामिंग करना सीख सकें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है www.gitansh.com। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डाउनलोड करने का लिंक ओपन हो जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।